गुड मॉर्निंग। आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक को लेकर चर्चा करेंगे, जिसे परिवार फैमिली कहते हैं। और परिवार का हम सभी हिस्सा हैं और जीवन पर्यंत इसका हिस्सा रहेंगे। जब सामान्य दृष्टिकोण से हम परिवार की चर्चा करते हैं तो हम कहते हैं परिवार एक ऐसा समूह है जिसमें माँ बाप, बच्चे व अन्य लोग एक साथ रहते हैं। किंतु एक समाजशास्त्री दृष्टिकोण से जब परिवार की बात करते हैं तो हम ये कहते हैं कि परिवार एक प्राथमिक सामाजिक इकाई है, एक मूलभूत इकाई है जो हमारी सभी आवश्यकताओं की पूर्ति करती है। यानी परिवार में प्रजनन और जैविकीय रूप से हम संबद्ध होते हैं। एक सामाजिक इकाई के रूप में जब हम सामान्य दृष्टिकोण से बात करते हैं तो हम ये कहते हैं कि परिवार में स्त्री पुरुष का वह समूह है जो विवाह, रक्त या गोद लेने के अधिकारों से जुड़े हुए होते हैं और उनके मध्य जो संबंध होते हैं वो चाहे आयु के आधार पे हो, लिंग भेद के आधार पे हो, अन्य रक्त व वैवाहिक संबंधों पर आधारित हो और उनके अनुसार ही वे भूमिकाओं का निर्वाह करते हैं। जब परिवार को समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से परिभाषित करने की बात होती है तो एलन रोस एक महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। एलन रोस ने के अनुसार परिवार किसी विशेष प्रकार के बंधुओं के रूप में सामान्यतः संबंधित व्यक्तियों का समूह है जो एक ही घर में रहते हैं और जिनकी एकता उनके अधिकार, कर्तव्य और भावनाओं के रूप में निहित रहती है। इस प्रकार एलन रोस ने परिवार को पारिवारिक जीवन के भौगोलिक, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक तत्वों के आधार पर परिभाषित करने का प्रयास किया। अन्य समाजशास्त्रियों ने भी इसे परिभाषित किया। तो इस प्रकार से परिवार एक ऐसी सामाजिक इकाई है जो विवाह व रक्त संबंधों से संबद्ध होती है और उनके अधिकार, कर्तव्य व भावनाएं एक दूसरे में निहित रहते हैं। अब हम बात करें कि परिवारों के स्वरूप हमें कितने दिखाई देते हैं या परिवार कितने प्रकार के होते हैं, तो जब हम भारतीय ग्रामीण समाज की बात करते हैं तो इसे लेकर भी विभिन्न विद्वानों ने अलग अलग तरीके से परिवारों के प्रकार बताए हैं। जैसे समाजशास्त्री के.पी. चट्टोपाध्याय ने जब परिवारों की चर्चा की तो उन्होंने परिवारों को 3 भागों में बांटा। सरल यानी सिंपल या एकाकी परिवार, दूसरा यौगिक संयुक्त परिवार यानी कंपाउंड जॉइंट फैमिली, और तीसरा उन्होंने बताया सम्मिश्रण संयुक्त परिवार यानी कंपोजिट जॉइंट फैमिली। अब हम बात करते हैं सरल परिवार कौन सा होता है, यानी सिंपल एकाकी परिवार, न्यूक्लियर फैमिली की जब चर्चा करते हैं तो वो बताते हैं कि ऐसा परिवार जिसमें पति पत्नी व अविवाहित बच्चे रहते हैं। इस प्रकार का जो स्वरूप परिवार का दिखाई देता है वह सरल व न्यूक्लियर फैमिली कहलाती है, सिंपल फैमिली। दूसरी बात की दूसरा प्रकार उन्होंने बताया यौगिक संयुक्त परिवार यानी कंपाउंड जॉइंट फैमिली। तो उसमें वो बताते हैं कि ऐसा परिवार जिसमें पति पत्नी, अविवाहित बच्चे रहते हैं और साथ में दादा दादी या अविवाहित भाई बहन रहते हैं, यानी जिसमें 3 पीढ़ियां एक साथ रहती हैं, किंतु जो उनके पति पत्नी के अलावा अविवाहित बच्चे होते हैं, दादा दादी होते हैं और दादा दादी के साथ उनके बच्चे भी रह सकते हैं किंतु वह अविवाहित होते हैं। तो इस तरह का जो परिवार का स्वरूप दिखाई देता है उसे के.पी. चट्टोपाध्याय ने यौगिक संयुक्त परिवार की संज्ञा दी, यानी कंपाउंड जॉइंट फैमिली कहा। तीसरा उन्होंने जो प्रकार बताया उसमें उन्होंने कहा सम्मिश्रण संयुक्त परिवार यानी कंपोजिट जॉइंट फैमिली। अब इसे समरेखीय और विभिन्न रेखीय संयुक्त परिवार के रूप में भी देख सकते हैं, यानी ऐसा परिवार जिसमें 3-4 पीढ़ियां एक साथ रहते हैं, जिसमें पति पत्नी भी रहते हैं, विवाहित भाई बहन भी रहते हैं, दादा दादी भी रहते हैं, उनके बच्चे भी रहते हैं। तो इस तरह का जो परिवार मिलता है
जटिल परिवार होता है उसे उन्होंने कंपोजिट जॉइंट फैमिली या सम्मिश्रण संयुक्त परिवार की संज्ञा दी है। अब जब परिवारों के प्रकार की बात चल रही है तो भारत में हम अधिकारों के आधार पे भी परिवार देखते हैं। जैसे किसी परिवार में पति का प्रभुत्व रहता है या किसी में पत्नी का या महिलाओं का प्रभुत्व रहता है या किसी में समान अधिकार रहते हैं। तो इस प्रकार भी समाजशास्त्रियों ने परिवार को बांटा है। इसमें हम पति प्रमुख परिवार कह सकते हैं, पत्नी प्रभुत्व वाला परिवार कह सकते हैं, समानवादी संयुक्त प्रभुत्व परिवार भी कह सकते हैं या स्वायत्त परिवार की भी बात हम कर सकते हैं। इसी प्रकार नातेदारी बंधनों के आधार पर भी हमें परिवार दिखाई देते हैं। जैसे दाम्पत्य था वैवाहिक परिवार, जिसमें वैवाहिक बंधनों को वरीयता दी जाती है। ऐसे ही रक्त मूलक परिवार, जिसमें रक्त संबंधों को वरीयता दी जाती है। इस तरह से संयुक्त व एकाकी परिवारों की हम चर्चा कर सकते हैं जो ग्रामीण समाज में हमें देखने को मिलते हैं। किंतु जब भारतीय ग्रामीण समाज में हम परिवारों की बात करते हैं तो परंपरागत संयुक्त परिवार व्यवस्था में सामान्यता दिखाई देती है। तो परंपरागत संयुक्त परिवार को लेकर विभिन्न विद्वानों ने इसे अलग अलग रूप में परिभाषित करने का प्रयास किया। जैसे इरावती कर्वे कहती हैं, इरावती कर्वे के अनुसार परंपरागत प्राचीन भारतीय परिवार निवास, संपत्ति और कार्यों में संयुक्त था। उनके अनुसार संयुक्त परिवार व्यक्तियों का समूह जो सामान्यतः एक छत के नीचे रहते हैं, यानी बहुत सारे व्यक्तियों का समूह जो एक छत के नीचे रहते हैं, एक ही चूल्हे पर पका भोजन करते हैं, संपत्ति में समान हिस्सा रखते हैं, पारिवारिक पूजा अर्चना में समान रूप से भाग लेते हैं और एक दूसरे से किसी प्रकार के बंधुत्व संबंधों से जुड़े होते हैं। इस प्रकार का जो परिवार हमें दिखाई देता है वो संयुक्त परिवार कहलाता है। इस प्रकार इरावती कर्वे ने भारत में संयुक्त परिवार की 5 विशेषताएं बताई। सहनिवास यानी एक ही छत के नीचे लोग एक साथ रहते हैं। सह रसोई यानी एक ही चूल्हे पर पका भोजन वो करते हैं। सह संपत्ति यानी संपत्ति में समान हिस्सा होता है। सह परिवार पूजा यानी पूजा अर्चना में परिवार के सभी सदस्य समान रूप से भाग लेते हैं। और नातेदारी संबंध यानी परिवार के जो समस्त सदस्य हैं, चाहे वो वैवाहिक संबंधों के आधार पे या बंधुत्व संबंधों के आधार पे एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। इस प्रकार से इरावती कर्वे निवास, संपत्ति, कार्यों में संयुक्त परिवार में की संयुक्तता भारतीय समाज में देखती है। IP देसाई ने सह रसोई व सह निवास को इतना महत्वपूर्ण नहीं माना जितना कि उन्होंने अंतरा पारिवारिक संबंधों का माना। उनके अनुसार जब नातेदारी संबंध से संबद्ध 2 परिवार अलग अलग रहते हैं किंतु एक व्यक्ति के अधीन कार्य करते हैं तो उसे भी संयुक्त परिवार कह सकते हैं। इसे वह प्रकार्यात्मक संयुक्त परिवार की संज्ञा देते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे ग्रामीण परिवेश से निकल के किसी बाप के 2 बेटे हैं और बाहर कार्य कर रहे हैं तो उनके परिवार उनके साथ रहते हैं तो वो एक साथ बना भोजन व सहनिवास के नियमों का पालन नहीं करते, किंतु जब आवश्यकता होती है तो वो अपने अन्य दायित्वों का निर्वाह बखूबी करते हैं। तो इस तरह से उन्होंने प्रकार्यात्मक संयुक्त परिवार की संज्ञा दी इस प्रकार के परिवारों को। IP देसाई जब कहते हैं परंपरागत संयुक्त परिवार उसे मानते हैं जब 2 या 3 से अधिक पीढ़ियां एक साथ रहती हैं। यानी सामान्यतः हम प्रकार्यात्मक संयुक्त परिवार तो देखने को मिलता है, किंतु IP देसाई के अनुसार जो परंपरागत संयुक्त परिवार की हम बात करते हैं तो वैसा हम कम दिखाई देता है। या संयुक्त परंपरागत परिवार वो होता है जिसमें 2 या अधिक पीढ़ियाँ एक साथ रहती हैं, सहनिवास रहती है, एक घर में रसोई में बना भोजन करती है, एक घर में निवास करती हैं। इस तरह की जो बातें हैं वो IP देसाई ने संयुक्त परंपरागत परिवार में की।
अब इस प्रकार से इरावती कर्वे, IP देसाई व अन्य समाजशास्त्रियों की जब परिभाषाओं की हम व्याख्या करते हैं, पढ़ते हैं, तो उसके आधार पे हम संयुक्त परिवार की विशेषताओं की चर्चा भी कर सकते हैं, जिसमें हम कह सकते हैं कि जब संयुक्त परिवार की संरचना होती है वह सत्तावादी होती है। यानी संयुक्त परिवार में कोई एक प्रमुख मुखिया होता है और उस मुखिया का प्रभुत्व होता है उस परिवार पर, उसके अनुसार ही हर व्यक्ति अपना व्यवहार संपन्न करता है। दूसरी विशेषता हम ये कह सकते हैं कि इसका संगठन पारिवारिक होता है। इसका मतलब ये हुआ कि संयुक्त परिवार में व्यक्ति के हितों को महत्व नहीं दिया जाता, बल्कि पूरे परिवार के हितों को ध्यान में रखा जाता है। यानी व्यक्ति विशेष यदि वो ये सोचता है कि मैं कमा रहा हूँ या मुझे विशेष ध्यान दिया जाए, मुझे विशेष सुविधाएं दी जाएं, तो इस तरह का जो संरचना है वो संयुक्त परिवार में देखने को नहीं मिलती। एक विशेषता ये होती है कि इसकी सदस्यों की जो परिस्थिति स्टेटस है वह आयु व नातेदारी संबंधों से निर्धारित होता है। यानी परिवार में जो बड़ा सदस्य है और वो भी पुरुष है, तो उसका स्टेटस बड़ा होगा तुलनात्मक रूप से कम आयु के लोगों के, और उसकी पत्नी का स्टेटस कम होगा तुलनात्मक रूप से उसके भाइयों से। इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि इसमें संतानीय भ्रातृत्व संबंध है, रक्त संबंध है, उनको दाम्पत्य संबंधों से ज़्यादा वरीयता दी जाती है। और संयुक्त परिवार की जब हम बात करें तो संयुक्त परिवार उत्तरदायित्व के आदर्शों पर कार्य करता है। यानी जब बड़ा कह दे वो सबको मानना पड़ता है, उसके अनुसार ही अपने व्यवहार को करना पड़ता है, भूमिकाओं का निर्वाह करना पड़ता है, अपने हितों का ध्यान नहीं दे सकता है। यानी व्यक्तिवादी हितों पर हम ध्यान नहीं दे सकते, सामूहिक हित सर्वोपरि होते हैं। यानी सभी सदस्यों पर समान ध्यान दिया जाता है। और ये भी हम कह सकते हैं कि परिवार में अधिकार वरिष्ठता के सिद्धांत से निर्धारित होता है। तो ये संयुक्त परिवार की कुछ विशेषताएं हैं जिनकी चर्चा हम परंपरागत ग्रामीण समाज में देख सकते हैं। अब सवाल उठता है, क्या वर्तमान में भी संयुक्त परिवारों का स्वरूप ऐसा ही है जैसा हम इन परिभाषाओं में देख रहे हैं? तो परिवर्तन के इस दौर में जब हम देखते हैं आधुनिकीकरण, औद्योगिकरण, वैश्वीकरण के इस दौर में, तो हम पाते हैं कि जो ग्रामीण परिवार थे वो संयुक्तता से एकाकी हो रहे हैं। लेकिन जब भारतीय परिदृश्य में इन चीज़ों को देखते हैं तो हमें संयुक्तता में जो परिवर्तन है वो दो स्तरों पे दिखाई दे रहे हैं, एक संरचनात्मक परिवर्तन के रूप में और एक अंतःक्रियात्मक परिवर्तन के रूप में। तो हम दोनों की चर्चा करेंगे कि संरचनात्मक रूप से तो किस तरह के परिवर्तन हमें दिखाई दे रहे हैं और अंतःक्रियात्मक रूप में किस तरह के परिवर्तन हमें ग्रामीण भारतीय समाज में दिखाई देते हैं। जब हम बात संरचनात्मक रूप में करते हैं तो हम ये कह सकते हैं कि वर्तमान में ग्रामीण भारतीय समाज में विखंडित परिवारों की संख्या बढ़ रही है, किंतु अलग अलग रहते हुए भी वो अपने पैतृक परिवारों के प्रति अपने दायित्व का पूरा करते हैं। यानी उनकी निजी आवश्यकताएं हैं, व्यवसाय है, अन्य कोई कारण है जिसके कारण वो अलग अलग जगह रह रहे हैं, शहर रसोई और शहर निवास के नियमों का पालन नहीं कर रहे, किंतु तो जब दायित्व उत्तरदायित्व की बात होती है तो वो अपने पैतृक परिवार के प्रति अपने दायित्व का निर्वाह कर रहे हैं। तो इस तरह से जैसा कि IP देसाई ने चर्चा की थी कि प्रकार्यात्मक संयुक्त परिवार का स्वरूप ग्रामीण समाज में हमें देखने को मिलता है। दूसरा, परंपरागत समुदाय जैसे गांव में संयुक्तता अधिक है। औद्योगिकरण, शहरीकरण और पश्चिमीकरण से प्रभावित समुदायों में न्यूक्लियर यानी सरल परिवार या न्यूक्लियर परिवार ज़्यादा दिखाई देते हैं। यानी ग्रामीण भारत में अब भी संयुक्तता हमें दिखाई देती है, किंतु जो ये संयुक्तता है उसका आकार छोटा हो गया है। पहले जो परंपरागत संयुक्त परिवार में 3-4 पीढ़ियाँ एक साथ रहती थी, किंतु अब
जैसा कि केपी चट्टोपाध्याय ने बात की, उसमें हमें यौगिक जो संयुक्त परिवार की बात उन्होंने की थी, वैसे परिवार का स्वरूप हमें दिखाई देता है, जिसमें पति पत्नी, अविवाहित बच्चे, दादा दादी और उनके अविवाहित भाई बहन एक साथ निवास करते हैं। यानी परंपरागत संयुक्त परिवार का आकार छोटा हो गया है। एक कि जब तक हम ये भी कह सकते हैं कि जब तक सामाजिक सांस्कृतिक मूल्य हमारे समाज में रहेंगे, तब तक संयुक्त परिवार प्रकारात्मक रूप से हमारे समाज में चलता रहेगा, यानी संयुक्त परिवार का अस्तित्व बना रहेगा। अब परंपरागत से जब संक्रमण परिवार की ओर परिवर्तन भी हमें स्थानीय निवास की प्रति प्रवृत्तियाँ, कार्यात्मक संयुक्तता, व्यक्तियों में समानता, स्त्रियों की समान परिस्थिति, अपने आकांक्षाओं को प्राप्त करने समान अधिकार, पारिवारिक मानदंडों में भी शिथिलता दिखाई देती है। यानी परिवार के जो स्वरूप था, जो उत्तरदायित्व आदर्श वाली बात थी, उनमें हमें अंतर दिखाई देता है। जो सत्तावादी चरित्र था, उसमें हमें अंतर दिखाई देता है, क्योंकि अभिव्यक्तियों में समानता दिखाई देती है। स्त्रियों की जो परिस्थिति नातेदारी संबंधों के आधार पर निम्न रखी जाती थी, वो भी हमें समान दिखाई जाती हैं। और आकांक्षाओं को प्राप्त करने के समान अवसर और पारिवारिक मानदंडों में भी शिथिलता हमें संयुक्त परिवारों में देखने को मिलती है। अब हम बात करें कि अंतःक्रियात्मक रूप से परिवारों में किस तरह का परिवर्तन हम देख सकते हैं भारतीय समाज में, विशेषकर ग्रामीण समाज में। तो हम अंतर पारिवारिक संबंधों पर परिवर्तन 3 स्तरों पे देख सकते हैं। पति पत्नी के संबंधों के रूप में, माता पिता व संतान के संबंधों के रूप में, तथा बहू तथा सास ससुर के संबंधों के रूप में। परंपरागत परिवार में निर्णय संबंधी प्रक्रियाओं में पत्नी की पहले कोई भूमिका नहीं होती थी, लेकिन समकालीन समाज में परिवार व्यय, बजट व अन्यों में पत्नी की समान शक्ति होती जा रही है, क्योंकि वो भी बराबर से उनको कमाती है, बराबर से भागीदारी करती है। यद्यपि आज भी पति ही प्रभुत्व रखता है और अपने साधक भूमिका निभाता है, किंतु पत्नी भी अपनी अभिव्यक्ति देने लगी है। दाम्पत्य संबंधों में भी अब पत्नीहीन, अधीनस्थ, कम विवेकी नहीं मानी जा रही, अपितु गंभीर मामलों में उसकी भी सलाह ली जाती है। अब दूसरा अंतर हम माता पिता और संतान के मध्य में भी देख सकते हैं, जिनको 4 आधारों पर सत्ता धारण करने के रूप में, समस्याओं की चर्चा करने की आज़ादी, बच्चों द्वारा माता पिता का विरोध व दंड देने के तरीकों में अंतर के रूप में समझ सकते हैं। यानी आज युवा होते बच्चे अब सत्ता, यानी अपने जो भी संपत्ति संबंधी, व्यय संबंधी चीज़ों को खुद अपने निर्णय को स्थापित करते हैं। समस्याओं की चर्चा, जो परिवार से संबंधित कोई समस्याएं आती हैं, उनमें बराबर से भागीदारी करते हैं, और यहाँ तक कि कई बार माता पिता की निर्णयों का विरोध भी करते हैं। और उनके जो परंपरागत दंड देने के तरीके थे, वो अब सामान्यतः हमें परिवारों में दिखाई नहीं देते। तीसरा अंतर जब हम बात कर रहे थे, सास ससुर और बहू के बीच के संबंधों में भी स्पष्ट परिवर्तन दिखाई है। यद्यपि ये परिवर्तन सास बहू की तुलना में ससुर और बहू के संबंधों में अधिक हुए हैं, क्योंकि आज शिक्षित बहू ससुर से पर्दा नहीं करती, वह न केवल पारिवारिक मामलों में अपितु राजनीतिक मामलों में परिचर्चा करती है। इस प्रकार अंतःक्रियात्मक परिवर्तनों के अंतर्गत चर्चा कर सकते हैं कि युवा पीढ़ी अब अधिक व्यक्तिवादी होने लगी है। रक्त संबंध विवाह मूलक संबंधों के समकालीन महत्वपूर्ण हो गए हैं। संस्कृति और वैचारिक तत्वों के साथ साथ संसाधन तत्व भी संबंधों को प्रभावित करते हैं। तो इस तरह से ये संरचनात्मक अंतःक्रियात्मक परिवर्तन हमें परंपरागत संयुक्त परिवार यानी ग्रामीण सामाजिक परिवेश में हमें दिखाई देते हैं। तो अब हमारे दिमाग में ये सवाल उठता है कि क्या भारतीय परिवार का भविष्य रहेगा, यानी संयुक्त परिवार का क्या भविष्य रहेगा। तो हम ये कह सकते हैं कि परिवार निरंतर बना रहेगा, वह प्रजनन, बच्चों के लालन पालन को
राज्य नियंत्रित व्यवस्था से कभी भी बदला नहीं जा सकता। इनका अस्तित्व बाहर से सामाजिक दबाव, नातेदारी, वफादारी की अपेक्षा अंतर्वैवाहिक संबंधों पर अधिक निर्भर रहेगा। ये सामुदायिक समर्थन और सेवाओं पर अधिक निर्भर रहेंगे। जैविक क्रियाओं पर अधिक नियंत्रण रखा जा सकेगा। पुनर्विवाह, तलाक जैसी स्थितियां अधिक देखने को मिलेंगी। दादा दादी, पोते पोतियों के मध्य संबंध बने रहेंगे। परिवार में स्त्रियों की शक्ति संबंध और सुदृढ़ होंगे और सामान्य परिवार समतावादी नहीं होगा, अपितु पति प्रधान बना रहेगा। तो इस प्रकार से भारतीय समाज में संयुक्त परिवार हमें प्रकारात्मक रूप से हमेशा दिखाई देंगे और भविष्य में भी इस तरह की व्यवस्था बनी रहेगी।